बंगाल में बाबरी का जवाब अब राम मंदिर। कैसे? चुनाव है इसलिए मंदिर मस्जिद बवाल चल रहा है। पश्चिम बंगाल में बाबरी के बाद अब राम मंदिर की तैयारी है। पहले ये देख लीजिए, बाबरी प्लॉट पर जुमे की नमाज अता करते हुए आपको लाखों की संख्या में, दावा ऐसा किया है हुमायूं कबीर ने कि लाखों लोग पहुंचे हुए। मान लीजिए कि हजारों तो आपको दिख ही रहे हैं, इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और क्या, थोड़ा सुनवा भी देते हैं आपको, सुनिए। আজকে আমাদের প্রথম জামাত এখনই শুরু হবে। প্রথম জামাত শেষ হওয়ার পর একটার পরে আবার নতুন করে খুতবা এবং দ্বিতীয় জামাত হবে। শান্তভাবে থাকবেন। ठीक, तो आपको हमने पहली तस्वीर तो दिखा दी, अब जरा दूसरी भी तस्वीर दिखा देते हैं। आज पूरी कड़ियां जोड़ेंगे और हर एक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, मुर्शिदाबाद बाबरी प्लॉट पर जुमे की नमाज भी चल रही है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर लगातार एक्शन में हैं, सुर्खियों में हैं। उनके आह्वान पर ये लोग आए हुए हैं और कह लीजिए कि बाबरी मस्जिद के लिए जो सेंटिमेंट्स है उसके लिए आए हैं। तो जुमे की नमाज पर हुमायूं कबीर ने लोगों को मौके पर बुलाया था। एक बार देख लीजिए जरा तस्वीर और सुन लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और आपको अगली तस्वीर दिखा देते हैं। क्यों? ये देखिए, हुमायूं कबीर ने भी नमाज अदा की इन लोगों के साथ। अब सोचिए, बंगाल में तो चुनाव है, ये सियासत है, माहौल पूरी तरह से गर्म है, इसके भी बहुत सारे मायने हैं। मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर ने नमाज अदा की। हुमायूं कबीर इस दौरान बाबरी प्लॉट पर मौजूद थे, लोगों के साथ उन्होंने भी नमाज अदा की और लोगों को संबोधित भी किया है। ये देखिए जरा तस्वीर। देखिए, बाबरी के बाद राम मंदिर की भी तैयारी है पश्चिम बंगाल में। जी हां, इस बीच बंगाल में राम मंदिर की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाबरी का जवाब राम मंदिर से आया है। आपको कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए जरा ये नजर, ये पोस्टर लहरा दिया गया है। पहले बाबरी मस्जिद और उसके बाद राम मंदिर की भी तैयारी, और किस तरह से इसको लेकर हलचल है सूबे में। पूरे बंगाल में सियासत हाई है, हाई वोल्टेज। देखिए जरा ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बंगाल के राम मंदिर के पोस्टर्स, और एक नहीं, ऐसे ऐसे सैकड़ों पोस्टर्स लग गए हैं। देखिए, बंगला में सब कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज पर वही नक्शा भी आपको नजर आ रहा है। जिस तरह से मंदिर का ढांचा है अयोध्या में, वही राम मंदिर पश्चिम बंगाल में भी, वहाँ भी लोगों को अब इसके लिए आह्वान किया जा रहा है कि यहाँ भी पूरी तैयारी है। यानी कि पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है वो मस्जिद और मंदिर पर फिर आई है। तो आपने नजर डाला होगा, थोड़ा गौर से देखिए, ये अयोध्या का भव्य अपना राम मंदिर ही है। दावा है पश्चिम बंगाल में इसी तरह का राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। और चुनाव से पहले बंगाल में मस्जिद मंदिर को लेकर सियासत अभी और तेज होने वाली है, क्योंकि अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई अभी तो आगे बाकी है, क्योंकि अभी 3 से 4 महीने का वक्त है। लेकिन बंगाल की सियासत पूरी तरह से सुलगती हुई और उबलती हुई। जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगी। बांग्ला अपना वेस्ट बंगाल ये बहुत दूर नहीं है जाने के लिए। चुनौती तो दूंगा, वो लोग मुझे चुनौती देगा, मैं तो यहाँ उनको खिलाफ में बोलूंगा। जब अमरावती की बहू महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच सकती है, तो अमरावती की बहू वेस्ट बंगाल में वो बाबरी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करेगी तो इतना आदमी को सराह मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगी, मैं ही सोचा नहीं को। बाबरी तो जहाँ थी वहाँ राम जी हमारे विराजमान मोदी जी ने कब से कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद पर घमासान। मुर्शिदाबाद में
बाबरी का जवाब राम मंदिर से आया। बंगाल में राम मंदिर के पोस्टर्स भी लग गए हैं और निर्माण की तारीख भी तय हो गई है। राम मंदिर, राम का राज में राम मंदिर नहीं होगा क्या होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, औरंगजेब होगा। राम के राज में तो राम ही होगा। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने 1 लाख लोगों के जुम्मे की नमाज में शामिल होने का दावा किया। जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगी। बीजेपी नेता नवनीत राणा भी बंगाल आने की तैयारी में हैं। जब अमरावती की बहू महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच सकती है, तो अमरावती की बहू वेस्ट बंगाल में वो बाबरी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है। मतलब चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद पर सियासत अभी और तेज होने वाली है। जी हाँ, तो बंगाल में अब बाबरी के जवाब में राम मंदिर की तैयारी है। कैसे, थोड़ा और डिटेल्स आप तह तक पहुंचाएंगे और आप सुनना भी जरूर चाहेंगे। आइए देखते हैं कैसी तैयारी है और क्या किया जा रहा है इसके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि बाबरी के बाद राम मंदिर की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे, कटआउट्स दिखा रहे थे। कोलकाता के विद्यानगर में राम मंदिर के पोस्टर्स लगाए जा चुके हैं। पोस्टर में राम मंदिर के निर्माण का वहां पर जिक्र किया गया है और मार्च से मंदिर के कंस्ट्रक्शन का दावा भी किया गया है। मार्च में भी बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किए हैं। अब सॉल्ट लेक इलाका है ये, और सॉल्ट लेक इलाके में कई जगह पोस्टर्स नजर आए हैं, जिनमें से कुछ पोस्टर्स आपके बीच हमने रखे थे। पोस्टर स्थानीय बीजेपी नेता संजय पायरा का बताया जा रहा है। कोलकाता के पूर्वी किनारे पर अयोध्या शैली में मंदिर बनेगा, जैसा कि दावा किया जा रहा है। 4 बीघा जमीन पर भव्य राम मंदिर की तैयारी है। हुमायूं के बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के बाद मंदिर का ऐलान, सॉल्ट लेक से सटे विद्यानगर में यह राम मंदिर बनेगा, यहां पर दावा कर दिया गया और ठीक वैसा ही बनेगा जैसा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। 26 मार्च को रामनवमी पर आपको बता दें भूमि पूजन और आधारशिला कार्यक्रम भी होगा, ऐसा दावा किया गया है। सभी क्षेत्रों से हिंदू सनातनी इसमें इकट्ठा होंगे। मंदिर के लिए जमीन की भी पहचान कर लेने का दावा किया गया है। कई लोगों ने मंदिर के लिए जमीन दान करने की पेशकश भी कर दी है। अभी से पूरी तैयारी समझिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता रहे हैं। कई लोगों ने निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने की पेशकश की है। कुछ ने तो मूर्तियां दान करने की भी इच्छा जाहिर की है और मंदिर परिसर में एक स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम भी होगा और इसके साथ ही अन्य कल्याणकारी सुविधाएं हैं, उनकी बात कर लें तो उसको भी पहुंचाने का वादा और दावा किया गया है। इलाके के लोगों से दान के रूप में सिर्फ 1 रुपया देने का आग्रह किया गया है, लेकिन हुमायूं कबीर के पास तो अभी करोड़ों रुपए आ चुके हैं और उन्होंने भी ऐसा ही कुछ वादा किया है कि हम स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाएंगे। इधर से भी पूरे अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच जो संजय पायरा, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे और पोस्टर्स पे उनका नाम लिखा हुआ है, स्थानीय बीजेपी लीडर हैं, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर सुनवा देते हैं, सुनिए। राम मंदिर, राम का राज में राम मंदिर नहीं होगा क्या होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, औरंगजेब होगा। राम के राज में तो राम ही होगा। यही तो हमारा संस्कृति है, यही तो हमारा कल्चर है, तो राम होगा। विधाननगर में हुआ, कल वर्धमान में होगा। सारा भारतवर्ष राममय है, ज्योतिर्मय है। राम जहाँ चाहेंगे वहाँ होगा। आज विधाननगर में चाहते हैं, विधाननगर हम लोगों के माध्यम से होगा। कल वर्धमान में चाहेंगे, कल बिंदापुर पे चाहेंगे, सारा पश्चिम बंगाल में राम मंदिर होगा। आइए जरा आपको मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ आपको दिखा देते हैं किस तरह से तैयारी है। और दोनों की, अगर बाबरी मस्जिद की बात करें और राम मंदिर कहां-कहां, तो दोनों की डिस्टेंस, ये सब कुछ नजर डालिए। अब ये देखिए, ये मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तैयारी, वहां पर करोड़ रुपए चंदा आ भी चुके हैं। अब तक जो गिनती हुई थी, जो अभी लेटेस्ट डेटा अभी आना है, 3 करोड़ तक तो पहुंच चुके थे वो। अब जो कोलकाता में भव्य राम मंदिर की तैयारी है, उसकी स्थिति क्या है, ये देखिए। विद्यानगर है राम मंदिर। यहां मुर्शिदाबाद से कोलकाता की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा नहीं है। बंगाल में बाबरी राम मंदिर पर बता रहे हैं। पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई और उसके बाद कोलकाता में सॉल्ट लेक जो सिटी है, जो इलाका है, वहां राम मंदिर के निर्माण का ऐलान हो गया। तो ये पूरी आप तैयारी देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद और कोलकाता। अब जो स्थानीय लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर, जरा सुन लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त। करके कोई फायदा नहीं होगा बंगाल में, तो आई थिंक नहीं होगा। बंगाल का जो कल माइंडसेट जो है पब्लिक का, वो ये सब नहीं चाहता है। अभी बांग्लादेश का जो कंडीशन है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर ये सब रोकना पड़ेगा। चुनाव तो यहाँ का लोग का जो माइंडसेट है उससे ही होगा। जब
तक ये पॉलिटिक्स रहेगा वहाँ पर वो चलता रहेगी। ये जो चल रहा है ये आम पब्लिक के लिए इम्पॉसिबल है। जो मंदिर के नाम पे व मस्जिद के नाम पे जो चल रहा है ये पूरा राजनीति है व पॉलिटिक्स है पूरा। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल है इस वक्त। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, तपिश बढ़ती जा रही है। अभी चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अब जो आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसके कुछ मायने हैं, समझिए। क्योंकि हुमायूं कबीर को नवनीत राणा ने एक बार फिर से चुनौती दे दी है। आपको याद होंगी, बार बार कईयों को चुनौती दे चुकी हैं। अब नवनीत राणा का कहना है कि वो बंगाल आने वाली हैं, तैयार रहें, बंगाल आ रही हैं। तो कैसे नवनीत राणा ने हुमायूं को चुनौती दी है, पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए। एक तरफ आपको हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद वाले, और एक हिंदुत्व विचारधारा को लिए हुए नवनीत राणा। वो क्या कह रही हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, तो आपको सुनवा देते हैं नवनीत राणा को। सुनिए जरा बंगाल को लेकर और राम मंदिर को लेकर क्या कह रहे हैं। जो वंदे मातरम का गायक नहीं है उसे हिंदुस्तान में रहने का वो लायक नहीं है। बांग्ला अपना वेस्ट बंगाल ये बहुत दूर नहीं है जाने के लिए। जब अमरावती की बहू महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच सकती है तो अमरावती की बहू वेस्ट बंगाल में वो बाबरी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है। बाबरी तो जहाँ थी वहां राम जी हमारे विराजमान मोदी जी ने कब से कर दिया है। और उनको भी मेरा बोलना है, जैसे कार सेवकों ने आंधी तूफान लाई थी वैसे इस बार भी कार सेवक नई जो पीढ़ी है वो भी एक क्रांति लाएंगे। हिडन एजेंडा ममता बनर्जी का है और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए हुमायूं कबीर को आगे करके ममता बनर्जी ये बिरयानी कर पार्टी दे रही है। भगवान राम आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम है। आचार संहिता का पालन जीवन भर में किया, जो हम लोग राजनीति में चुनाव के दौरान भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन बाबर तो आक्रांता था, एवर दर्रे से आया था। मस्जिद में भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती कि उसका नाम बाबरी नहीं होना। तो नवनीत राणा को अभी आपने सुना, उन्होंने किस तरह से चुनौती दी है, अब वार्निंग कह लीजिए। लेकिन अब आपको जरा डिटेल में जाकर बता देते हैं कि उनका लबुलुआब क्या है और क्या क्या उन्होंने विस्तार से कहा है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा नहीं सुनवाया आपको। हुमायूं को नवनीत राणा की जो वार्निंग है, देखिए। बीजेपी नेता नवनीत राणा की हुमायूं कबीर को चेतावनी है। पश्चिम बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद जहां थी वहां हमारे मोदी जी ने राम जी को विराजमान कर दिया है। जिस प्रकार कार सेवकों ने अयोध्या में तूफान लाया था, वैसे ही नए जमाने के कार सेवक उस बाबरी के लिए भी ला सकते हैं। अमरावती की बहू नवनीत राणा जैसे मुंबई पहुंच सकती हैं, वो वैसे ही पश्चिम बंगाल वाली बाबरी मस्जिद भी पहुंच सकती हैं। ये नवनीत राणा कह रही हैं। इससे पहले भी नवनीत राणा ने हुमायूं कबीर पर निशाना साधा था, उन पर हमला बोला था। बाबरी की जो नींव रखी है उसे जल्द कार सेवा करके उखाड़ा जाएगा। मुर्शिदाबाद का नाम बदलकर भागीरथ धाम किया जाएगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद शहर भागीरथी नदी के किनारे बसा है और मुर्शिदाबाद में भी गर्व से जय श्री राम कहा जाएगा। अगर बाबरी मस्जिद की नींव पर और ईंट रखी गई तो मैं खुद बंगाल आऊंगी और उसे गिरा दूंगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में भव्य राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर के लिए अमरावती से राम नामी ईंट जाएगी। नवनीत राणा, भारतीय जनता पार्टी की नेता। अब वापस आपको लिए आते हैं, कुछ तस्वीर दिखाते हैं, जो तस्वीर महत्वपूर्ण है। एक तरफ मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर नमाज अदा कर रहे हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, हुमायूं कबीर ने ये नमाज अदा की। बीच में आपको एक गुलाबी कुर्ते में और टोपी पहने हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं, और साथ में प्रशंसकों से, वोटर्स कह लीजिए या अभी फैन कह लीजिए, सपोर्टर्स कह लीजिए, वो घिरे हुए हैं। अभी ये भी देखना होगा कि अभी तो ठीक है सुर्खियों में हैं, लाल लश्कर में घिरे हुए हैं, लेकिन क्या जब बारी आएगी तो ये जो सपोर्टर्स हैं वोटर्स में तब्दील हो पाएंगे या सिर्फ हवा हवाई रहेगा? ये भी, क्योंकि बंगाल की भी राजनीति अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। चलिए, नमाज अदा कर ली हुमायूं कबीर ने, ये आपको हमने तस्वीरें दिखा दी। देखिए जरा मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित
बाबरी प्लॉट में जुमे की नमाज अदा की गई और बेलडांगा में यहीं पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। टीएमसी के निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर और उन्होंने ही नींव रखी थी। जैसे ऐलान किया था ममता दीदी ने, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। सियासत है, अब देखिए आगे आगे क्या होगा। इसके बाद जुमे की पहली नमाज में हजारों की भीड़ उमड़ी इनके साथ, हुमायूं कबीर के साथ। अब कबीर ने 1 लाख लोगों के आने का दावा कर दिया है। इस मौके पर हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान भी दिया। कहते हैं कि यहां जब तक मस्जिद तैयार नहीं होगी तब तक जुमे की नमाज होगी। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रस्तावित मस्जिद साइट पर जुटे। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को रास्ता भी बताया जा रहा था और भारी भीड़ को देखकर हुमायूं कबीर बेहद गदगद नजर आ रहे थे। जुमे की नमाज के दौरान हुमायूं कबीर ने भी बाकी नमाजियों के साथ नमाज अदा की, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हुमायूं कबीर लोगों से बातचीत करते नजर आए और उनका हौसला भी बढ़ाते नजर आए। हुमायूं ने टीएमसी पर साजिश रचने का इसी बीच आरोप लगा दिया है। ये तो आपको हमने तस्वीरें दिखा दी और आपको हमने इनके बारे में अपडेट भी कर दिया। लेकिन हुमायूं कबीर यही नहीं रुके, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, बाबरी मस्जिद को लेकर जो तैयारी हो रही है, ये जरा आपको हम सीधा सुनवाना चाहेंगे क्योंकि हमारे चैनल से एनडीटीवी इंडिया से उन्होंने बातचीत की है। सुनिए जरा हुमायूं कबीर। जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगी। मैं सोचा ही नहीं इतना भीड़ होगी, लाखों का आदमी वहाँ नमाज पढ़ने लिए खुद आ जाएगी। मेरा बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करेगी तो इतना आदमी को साड़ा मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगी, मैं ही सोचा नहीं को। 22 तारीख भी नज़दीक आ रहा है, आपका नया पार्टी का ऐलान का वक्त आ रहा है। कुछ रुझान में कुछ बदलाव आया है या फिर नया कुछ जुड़े हैं? मीम तो आपके साथ आने के लिए तैयार है। देखिए, ये बीजेपी के सत्ता में रुकने के लिए और जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इनको सत्ता से हटाने के लिए एक साथ मिलकर ये इनको सत्ता से हटाना चाहिए और वो बीजेपी वाला को भी यहाँ नहीं आने दीजिए, यही मेरा मकसद है। तो हुमायूं कबीर अभी सुर्खियों में है, एक्शन मोड में भी हैं और उनका जो दिल है अभी गदगद है। वो भी क्यों ना, देखिए हजारों जो समर्थक उनके आसपास घूम रहे हैं और उनका तो दावा है कि लाखों लोग आए थे जुमे की नमाज में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बाबरी के लिए करोड़ों का दान भी आ रहा है इसी बीच। मुर्शिदाबाद बाबरी के लिए करोड़ों के दान लगातार आ रहे हैं। मशीन से पैसों की गिनती हो रही है और यहां तक भी आपको बता दें कि जो कैश जमा होता है बैंक में उसका भी लिमिट खत्म बताया जा रहा है। तो हुमायूं कबीर ने अभी नोटों को लेने से मना भी किया, लेकिन एक तरफ ये गिनती हो रही है, आप देख पा रहे हैं लगातार। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से पैसे आ रहे हैं। थोड़ा सुनवाइए, नोटों की जो गिनती हो रही है दिखाइए किस तरह से। पैसों की बारिश कहिए। ये तो बात हो गई कैश की। अब जरा दूसरी तस्वीर आपको दिखाते थे क्योंकि इसमें क्या खास है, क्यूआर कोड। कैश अगर नहीं तो क्यूआर कोड। जी हां, क्यूआर कोड से बाबरी के लिए भी दान आ रहा है और क्यूआर कोड से भी लोग बंगाल में बाबरी को लेकर चंदे दे रहे हैं। तो आप देखिए कैसे हो रही है बाबरी पर पैसों की ये दनादन बारिश। तो ये आपने देखा पैसों की, नोटों की बारिश होते हुए बाबरी को लेकर, मस्जिद को लेकर, हुमायूं कबीर और पश्चिम बंगाल में चुनाव। चलिए कुछ और डिटेल्स देखिए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए जमकर दान हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में 11 दान पेटियां रखी गई थी। क्यूआर कोड से भी करोड़ों की रकम आ चुकी है। शिलान्यास वाली जगह एक दान पेटी अब भी वहां पर मौजूद है। ट्रस्ट में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रकम इकट्ठा हो चुके हैं और क्यूआर कोड को लेकर हुमायूं कबीर घिर चुके हैं। दावा है कि उनके ट्रस्ट अकाउंट का बारकोड नकली है। जी हां, नकली क्यूआर कोड के जरिए फंड जुटाने का भी आरोप लग गया हुमायूं कबीर पर। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, ये उनका दावा है। लेकिन क्या ये घमासान है, किस तरह से घिरे हैं? हमारे जो संवाददाता है ऋतिक मंडल, वहां पर जाकर उन्होंने एक रिपोर्टिंग की है ग्राउंड पर। आपको दिखा देते हैं क्या कहती है ऋतिक मंडल की रिपोर्ट, देखिए और सुनिए।
बाबरी मस्जिद जहां पर नींव रखा गया है 6 तारीख के बाद, काफी सारे लोग यहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा अभी तक जो है करोड़ों की रुपए जो है वो इकट्ठा हो चुका है और यहाँ पर जो है बताया जा रहा है इस तरीके से डोनेशन बॉक्स का इंतजाम किया गया है और क्यूआर स्कैनर कोड भी दिए गए हैं ताकि लोग आकर यहाँ पर वो डोनेट कर पाए। हम देख भी रहे हैं काफी सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पर डोनेशन कर रहे हैं। इसके अलावा कैश भी वो दे रहे हैं। 24 घंटे लोग यहाँ पर आ रही है। उनकी बाबरी मस्जिद एक हम लोगों की आस्था है। वो आस्था जब हुमायूं कबीर ने फिर से 33 साल बाद फिर से उस आस्था को जगाया तो हम लोगों की जो मन में जो खौफ था वो निकल आया। तो बाबरी मस्जिद अब बनकर रहेगी। और आपको यह भी बता दें, देखिए पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ ओवैसी और हुमायूं कबीर साथ साथ चुनाव लड़ेंगे और अब यह करीब करीब पक्का हो चुका है। कैसे, जरा समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट यह है कि अनाउंस तो कर दिया गया है। अभी खुद ही AIMIM के जो प्रवक्ता हैं और जो वहां पार्टी में जो लीड करते हैं बंगाल में, उन्होंने इसको लेकर कहा भी और हमारे चैनल से बात भी किया था। देखिए, हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करेंगे, ओवैसी की पार्टी कह रही है। ओवैसी की पार्टी ने पहली बार आज इसकी पुष्टि की है। बंगाल AIMIM के अध्यक्ष हैं इमरान सोलंकी, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो सोलंकी ने हुमायूं से मुलाकात की और हुमायूं कबीर ने ओवैसी से भी बात की और हुमायूं ने खुद बंगाल को ओवैसी बताया था या बुलाया था कह लीजिए। अब दोनों दल अगले विधानसभा चुनाव में साथ लड़ेंगे। हालांकि इसके पहले थोड़ी और आपको इंफॉर्मेशन दे दें। पहले हुमायूं कबीर ने जो दावा किया था, ओवैसी की पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने इसको खारिज कर दिया था कि हम ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब ये फिर से चर्चा हो गई क्योंकि बंगाल इकाई के अध्यक्ष ने, सोलंकी ने, ये खुद कह दिया, स्वीकार कर लिया। अब देखिए जरा, ममता बनर्जी को ओवैसी हुमायूं गठबंधन से झटका लग सकता है। बिहार चुनाव में ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जी हां, और साथ ही सीमांचल में महागठबंधन को झटका दे दिया था। अब उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल, हुमायूं कबीर और ओवैसी बंगाल में भी उलटफेर कर सकते हैं। खास बात यह है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर में गठबंधन होगा और इमरान सोलंकी ने कहा है कि हुमायूं आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। ओवैसी खुद मुर्शिदाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। ममता बनर्जी के लिए अगला चुनाव जो है बेहद मुश्किल होगा, यह किसका कहना है? AIMIM का। देखिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स 27% हैं और ये कब की बात हम कर रहे हैं? 2011 की जनगणना के मुताबिक 27%। मौजूदा समय में यह आंकड़ा करीब 31% हो सकता है या इससे ज्यादा। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 66% मुस्लिम आबादी है। गौर करिए, मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है और उत्तरी दिनाजपुर में 50% मुस्लिम जनसंख्या उपस्थित है। 100 से 120 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार जीत तय कर सकते हैं। 70 से 75 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 50% के बीच मौजूद है। और देखिए, पिछले चुनाव में मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी के साथ एकजुट रहे हैं। अब हुमायूं और ओवैसी की जोड़ी मिल जाती है तो वोट बैंक में सेंध लग सकता है। राजनीति समझिए। अब आपको हुमायूं कबीर को सुनवाएंगे इसको लेकर और सोलंकी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं यानी ओवैसी की पार्टी को पश्चिम बंगाल में लीड कर रहे हैं, तो दोनों क्या कह रहे हैं इसको लेकर, गठबंधन को लेकर, सुनिए जरा। क्या मीम आपके पार्टी के साथ संबंध? मेरा जोड़ के इलेक्शन करेंगे, गठबंधन करके ही लड़ेंगे। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है ओवैसी से, बात हुआ। ये क्या नया डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं कल के बाद? आप रुकिए ना थोड़ा, अभी ट्रायल चल रहा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है थोड़ा। वेस्ट बंगाल इलेक्शन में हमारा यही स्टैंड है, हम इलेक्शन लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और इस बार जो पिछली बार हम लोग जो लड़े थे, अब हमारा संगठन पिछली बार से बहुत ज़्यादा मजबूत है और असद साहब बंगाल को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। क्या आप लोग ने डिसाइड किया है कितने सीट्स या फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लोग ज़्यादा फोकस देंगे या हर सीट में आप लोग कैंडिडेट देंगे? नहीं, डिसाइड है, हमारी बात चल रही है। हमारे पास 50 सीटें कैंडिडेट अभी तक हैं। अब बाद में असद साहब फैसला करें कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो सीट का डिसाइड असद साहब करेंगे, लेकिन हम मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। मालदा में भी लड़ेंगे मजबूती से। मुर्शिदाबाद में बहुत असद साहब कैम्प करेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम की जो एतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पे। पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अपराधियों पर गाज और योगी वाला हिसाब कैसे, आइए दिखाते हैं।
बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे और राजधानी दिल्ली की भी करेंगे, क्योंकि पूरे देश में योगी मॉडल की खूब चर्चाएं हैं। देखिए, योगी का बुलडोजर और एनकाउंटर कानून व्यवस्था की नजर बन चुके हैं और देश के कई राज्य योगी मॉडल को अपने यहां लागू कर रहे हैं या और करने की तैयारी में हैं। आपको हम कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। दिल्ली में कोई झुग्गी झोपड़ी को गिराते बुलडोजर नजर नहीं आएंगे। कहां की तस्वीर है? सैनिक फार्म, रिहायशी पॉश, जी हां, सैनिक फार्म दिल्ली में अब योगी वाला एक्शन यहां ताबड़तोड़ चल रहा है। ये पीला पंजा तो देख रहे हैं आप, जिसे बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। यहां गरज रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं। दिल्ली के पॉश इलाके सैनिक फार्म में अवैध कब्जे की खबर मिली तो प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई कर दी। हालांकि इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहां के जो मालिक हैं और जो सैनिक फार्म में लोग मौजूद हैं, इसको लेकर सवाल उन्होंने उठाया है। तो सैनिक फार्म में किस तरह से बुलडोजर गर रहा है आपने ये सुन लिया है, शोर भी, और वहां पर जो कार्रवाई हुई वो भी आपको हमने दिखा दिया। अब जरा दूसरी तस्वीर इसी से जोड़कर दिखा देते हैं। दिल्ली का ये सैनिक फार्म है, पॉश इलाका है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची, क्योंकि आपको बता दें कि अंदेशा ऐसा था कि हो सकता है कि कुछ अगर बवाल हो तो एहतियातन पुलिस वहां पर पहुंची। सुबह 4 बजे भारी संख्या में पुलिस और सेना के जवानों की सैनिक फार्म में तैनाती हो गई, ताकि प्रशासन की कार्रवाई पर कोई रोड़े ना डाल सके, अटका ना सके। थोड़ा वहां पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, शोर सुनवा देते हैं, दिखाते हैं। देखिए, कोठियों पर चल गया ये बुलडोजर। सैनिक फार्म है ये जगह। तो किस तरह से आलीशान कोठी पर बुलडोजर वाला एक्शन हो गया, किस तरह से तहस नहस कर दिया इस पीले पंजे ने योगी मॉडल पर। दिल्ली में भी रेखा गुप्ता यहां पर मुख्यमंत्री हैं और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो देखिए जरा, योगी बाबा का जो बुलडोजर है उत्तर प्रदेश से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में भी गरजने लगा है। देखिए जरा ये तस्वीर। अवैध निर्माण और अतिक्रमण का जो इलाज योगी ने शुरू किया, बाबा का बुलडोजर मॉडल अब शहर शहर और प्रदेश प्रदेश गरज रहा है। बीजेपी की सरकार बनते ही दिल्ली में भी बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। पहले सड़क के किनारे बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता था, लेकिन अब तो आलीशान कोठियां और फार्म हाउस पर भी पीला पंजा गरज रहा है और पैगाम दे रहा है कि पैसे का रसूख हो या दबंग वाली पहचान, नियम कानून तोड़ा और अवैध कब्जा किया तो बुलडोजर गरजेगा और मिनटों में सारा हिसाब कर देगा। तो ये तस्वीरें आपने देख ली और पूरी वहां की खबर देख ली। अब जल्दी जल्दी आपको पॉइंटर्स के जरिए बता देते कि क्या हुआ और कैसे अभी आगे हो रहा है और किसका क्या रिएक्शन। देखिए, योगी वाला बुलडोजर एक्शन अब दिल्ली में भी तेज हो चुका है। बुलडोजर कार्रवाई अब फार्म हाउस और कोठियों में भी होने लगी है। पहले झुग्गी झोपड़ियां थी, वही इसके रडार और निशाने पर थी, लेकिन अब पॉश इलाके सोसाइटीज हैं। अब देखिए, यानी रसूख वाले या कोई भी अवैध निर्माण हो तो बुलडोजर चल रहा है। दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म में ऐसा ही बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसकी चर्चा है। सुबह करीब 4 बजे भारी पुलिस और अर्धसैनिक मौके पर बल पहुंच गए और फिर 7 बुलडोजर से नगर निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी, तेज शुरू कर दी और कुछ ही देर में करोड़ों की आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया गया। उधर आप देख रहे हैं, करीब 2 बीघे में यह कोठी तैयार थी और बुलडोजर चला तो विरोध भी हुआ। कोठी के मालिक और परिवार ने मनमानी कार्रवाई का आरोप लगाया है। कहा, हमने 1993 में प्लॉट खरीदा था और 2000 में मकान बनवाया था। 25 सालों से हम बाकायदा सारे बिल्स और टैक्स तक जमा भर रहे हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी बुलडोजर एक्शन क्यों? वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन डीडीए की है, यानी सरकारी है और इस पर अवैध कब्जा करके आलीशान कोठी तैयार की गई थी और अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन पहले ही नोटिस भी दिया गया था और जब लोगों ने खुद अवैध निर्माण नहीं हटाया तो बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई, यह कहा गया। लेकिन ये हमने एक पक्ष डीडीए का आपको दिखाया और तस्वीर दिखाई और बुलडोजर एक्शन दिखाया, यानी पीले पंजे ने किस तरह से कह डाया, जमींदोज कर दिया। लेकिन अब इसके जो मालिक हैं या पीड़ित परिवार हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेशल रिवेंज लिया जा रहा हो किसी से।
अदरवाइज ये वाला प्रोसेस हमने कई सालों से कभी भी नहीं देखा सैनिक फार्म में होते हुए भी। सैनिक फार्म छोड़िए, पूरे सैनिक फार्म को छोड़िए, दिल्ली के अंदर भी ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि कोई सुबह 4 बजे आके आप डिमोलिशन कर रहे हो, बुजुर्गवार अंदर हैं, बच्चे हैं अंदर हैं, उन्हें आप जबरदस्ती सुबह 4:15 बजे धक्का मुक्की करके बाहर निकाल के उनका घर तोड़ रहे हो। समझ में नहीं आ रहा क्यों डिमोलिश करा जा रहा है, क्योंकि हमारा तो अभी केस चल रहा है और हमारी हियरिंग है 18 तारीख की। और जो जज साहिबा हैं उनने बोला भी था डीडीए के काउंसिल को, मिस्टर धवन थे, उनको बोला भी था कि आप इनका घर ना छुएं जब तक अगली हियरिंग नहीं होती। और ऐसी चले जा रहा था पिछले 1 महीने से कि जज साहिबा ने बोलती थी कि ना छूने के लिए, और इस बारी जज साहिबा ने उन्हें बोला कि नहीं छुएं, लेकिन तभी भी वो लोग आके तोड़ने लगे। डीडीए का कई खसरों पे, कई एकड़ों पे यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है और कई जगहों पे कार्रवाई करने की बात थी। अगर आज का भी नोटिस देखेंगे तो 7 खसरों पे कार्रवाई होनी थी, बट वो बाकी 6 खसरे छोड़ दिए गए, सिर्फ एक घर को टारगेट किया जा रहा है। उसका कारण क्या है हमारी को भी समझ नहीं आ रहा कि सुबह 4 बजे 8 जेसीबी क्यों लगा दिए गए एक घर को तोड़ने के लिए। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देखिए योगी के बुलडोजर मॉडल को अब कई, आपको बता दें, जी हां गौर से सुनिए, कई कांग्रेस शासित राज्य भी अपनाने लगे हैं। कर्नाटक ने भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू कर ली है और बिहार में तो ताबड़तोड़ बुलडोजर गरज ही रहे, चल ही रहे हैं। आइए जरा कुछ दिखाते हैं आपको और भी तस्वीरें दूसरे स्टेट से। जैसे अब आपको अभी फिलहाल हम दिखाने जा रहे हैं, हम कर्नाटक की भी बात करेंगे, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार की खबर और बिहार की तस्वीर, किस तरह से वहां बुलडोजर चल रहे हैं ये देखिए जरा। पहले हम बिहार में अगर बात करें तो सीतामढ़ी की बात करेंगे। कैसे सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में अवैध कब्जे पर खूब बुलडोजर चला है। बिहार के 10 जिलों में बुलडोजर एक्शन हो रहा है और जबरदस्त हो रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा, दुकानों को किस तरह से ध्वस्त किया गया, जो अवैध निर्माण है वहीं पर चल रहे हैं, ये भी आपको बता दें। दिल्ली की कोठी पर तो चला है, उधर बुलडोजर बिहार में भी चला, सीतामढ़ी की तस्वीर है। और अब बिहार में सीतामढ़ी ही क्यों, मुजफ्फरपुर भी लिए चलते हैं। मुजफ्फरपुर गांव में चलने लगा वहां बुलडोजर। कैसे शहर के साथ अब गांव में भी बुलडोजर घुस चुका है। अवैध अतिक्रमण, जो अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, उस पर यह चला गया है। देखिए ये गांव है, सुनिए जरा शोर। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अतिक्रमण है ये, अवैध कब्जा। जो भी सरकारी जमीन हो या कहीं पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया हो, वो संज्ञान में आया तो बुलडोजर पहुंच जाता है और तोड़ देता है। मुजफ्फरपुर की बात हो गई, सीतामढ़ी की बात हो गई, अब कहां की, खगड़िया की। खगड़िया बुलडोजर एक्शन पर भारी हंगामा हुआ। जी हां, विरोध हुआ, बुलडोजर एक्शन पर टेंशन भी बढ़ती जा रही है और खगड़िया में बुलडोजर कार्रवाई हुई तो लोगों ने भारी हंगामा। और जैसा कि आपको हमने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, बिहार में ही क्यों। अब बात कर्नाटक की, कैसे, कर्नाटक में क्या हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं तस्वीर भी और पूरी खबर भी जानकारी देते हैं और सियासत भी इसको लेकर सुलग रही है। कांग्रेस के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे, देखिए समझ। कर्नाटक की खबर यह है कि कर्नाटक में भी योगी मॉडल। देखिए, जो कांग्रेस योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल हमेशा उठाती रही है, माफिया के इलाज के लिए वो भी अब योगी मॉडल की तैयारी में है। कर्नाटक सरकार ने ड्रग माफिया पर बुलडोजर की चेतावनी दी है और कहा है कि ड्रग्स से जुड़े अपराधों में सरकार निर्णायक कार्रवाई करेगी, तैयार रहिए। और ड्रग तस्करों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। कर्नाटक में इस साल ड्रग्स के करीब 5,500 केसेस दर्ज हुए हैं और कई स्तर की चेतावनी के बाद भी ये कम नहीं हो रही। तो सिद्धारमैया सरकार ने योगी वाले इलाज का फैसला कर लिया। जी हां, और वहां के जी परमेश्वर जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी ऐलान किया। आगे आपको उनके बारे में और बताऊंगा और कुछ और भी डिटेल्स देंगे कि कांग्रेस की तरफ से कौन से वरिष्ठ मंत्री ने, जो पूर्व रहे हैं या अभी जो नेता हैं वरिष्ठ, उन्होंने विरोध किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन
कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, बिहार की भी थोड़ा बात कर लेते हैं। बिहार में सम्राट के जो गृह मंत्री बनते ही, सम्राट चौधरी के, उनके गृह मंत्री बनते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, इनफैक्ट तेज हो गया अब। और बिहार में 30 दिन के अंदर 100 से ज्यादा जगह पर बुलडोजर चल चुके हैं। पटना समेत, राजधानी पटना है, पटना समेत बिहार के 10 बड़े जिलों में बुलडोजर एक्शन हो रहा है और सरकारी जमीनों या फिर सड़कों पर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है लगातार। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो रही है और राज्य में कई जगह बुलडोजर कार्रवाई का विरोध भी होने लगा है। जैसे किशनगंज में गुस्साए लोगों ने मारपीट तक कर दी और सीओ जान बचाकर भागते नजर आए। खगड़िया और पटना में भी बुलडोजर चला और इसके एक्शन में विरोध हुआ, हंगामा हुआ। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना जांच पड़ताल के ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस किस किस की है और वो क्या क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा, खुला छूट प्रशासन को है। जिस स्थिति से निपटना चाहे, अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ हम ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, उन्हें घर किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन ड्रग्स माफिया को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ा एक्शन होगा। ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। तो जैसा कि आपको हमने कहा कि कर्नाटक में जो तैयारी चल रही है उस पर, इस एक्शन पर चिदम्बरम ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, गौर करिएगा, और ये भी कांग्रेस के ही नेता हैं वरिष्ठ। कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान आया और तैयारी देखकर कई कांग्रेसी नेता सख्ते में हैं। चिदम्बरम ने तो बाकायदा सवाल उठा दिया और कहा, ये ट्वीट किया उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि योगी का गैर कानूनी मॉडल कर्नाटक सरकार नहीं अपनाएगी। देखिए, चलिए, बुलडोजर एक्शन की हमने बात कर ली, कांग्रेस की बात कर ली, कर्नाटक की बात कर ली, बिहार की, उत्तर प्रदेश की बात कर ली। अब जरा उत्तर प्रदेश संभल फाइल्स, जी संभल की बात करेंगे क्योंकि संभल की कुछ तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आपको याद होगा ये 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा। पहले एक बार देखिए जरा और थोड़ा शोर सुनिए। तो याद करिए साल भर पहले कैसे संभल में सर्वे के विरोध में हिंसा की आग लगाई गई थी, वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चलिए, पहली तस्वीर आपने देख ली, आगे बढ़ाते हैं, इसकी कड़ियों को जोड़ते हैं। संभल फाइल, दंगाइयों के पत्थर से कई ट्रॉलियां भर गई थी। ये जो पत्थरबाजी हो रही है, ये ट्रॉली देख रहे हैं आप, और इसमें ये ट्रॉली में पत्थर उठाकर ले जाए जा रहे हैं। अब इसके भी कुछ मायने होंगे, आगे आपको हम बताएंगे कि हम ये पत्थर क्यों दिखा रहे हैं। चलिए, तो तस्वीर देख ली आपने संभल से जुड़ी। अब तीसरी तस्वीर, कड़ियों को जोड़ते रहिएगा और स्क्रीन से चिपके रहिएगा। संभल दंगाइयों के पत्थर से ही बनी अब पुलिस चौकी। ये देखिए, भव्य पुलिस चौकी। तो पुलिस चौकी में कह लीजिए कि जो भी अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उन्होंने तो गृह प्रवेश कर लिया, क्योंकि आज पूजा पाठ बाकायदा वहां पर हुआ और इसका उद्घाटन हो गया है। पुलिस वालों की चेहरे आप देख सकते हैं, खुशी है। और पूरा यही जो इलाका है, यहां पर हिंसा हुई थी। आलीशान चौकी तैयार की गई है, दंगाइयों के पत्थर से ही ये पुलिस चौकी बना दी गई, क्योंकि इसका भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। और खास बात ये भी आपको बता दें कि जो बर्क हैं वहां पर, जो सांसद, जो आरोपी हैं, उनके घर से इस चौकी की दूरी मात्र 100 मीटर है, समझिए। अब अगली तस्वीर, ये पूजा पाठ, संभल के जो सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर, उन्होंने पूजा हवन करके इसकी शुरुआत की है। देखिए विधिवत ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सुनाइए। ये सुनिए जरा, सीओ ने पूजा हवन करके शुरुआत की पुलिस चौकी की। हमने थोड़ी देर पहले नमाज सुनवाई थी, तो हमने अब हवन पूजन के साथ ये मंत्रोच्चार भी सुनवा रहे हैं। ठीक, आपने देख ली और सुन ली तस्वीरें और मंत्रोच्चार। अब आपको बताते हैं कि कैसे दंगे के पत्थर से ही बन गई पुलिस चौकी। डिटेल्स देखिए।
डिटेल्स ये हैं कि पुलिस चौकी की खूब चर्चा हो रही है और ये पुलिस चौकी दंगाइयों के पत्थर से बनकर तैयार हुई है। जो पत्थरबाजी पिछले साल कर रहे थे उनको अंदेशा भी नहीं होगा कि उसी पत्थर से योगी सरकार, प्रशासन और ये जो पुलिस वाले हैं चौकी का उद्घाटन कर देंगे, इसी से तैयार हो जाएगी। देखिए, पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के लिए एक टीम पहुंची थी संभल, आपको याद होगा। तभी संभल में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और हिंसा शुरू कर दी गई। संभल में हिंसा हुई, गोलीबारी हुई, 4 लोगों की मौत हो गई थी उसमें। और इस दौरान दंगाइयों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया था, पत्थरबाजी की थी। दंगाइयों ने जो 15 ट्रॉली ईंट पत्थर पुलिस पर फेंके थे, इसमें बहुत सारे जो हमारे पुलिसकर्मी थे वो बहुत जख्मी हुए थे। और उन्हीं पत्थरों से अब संभल में दीपा सराय पुलिस चौकी बनकर तैयार है। मुस्लिम बच्ची इनाया ने चौकी की नींव की पहली ईंट रखी। गौर करिएगा, मुस्लिम बच्ची इनाया नाम है, चौकी की नींव की पहली ईंट इन्होंने रखी और अब 9 महीने 13 दिन में चौकी बनकर तैयार संभल में। यह चौकी समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2 मंजिला पुलिस चौकी है, सीसीटीवी से पूरी तरह से लैस है और यहां कंट्रोल रूम भी बनेगा। वैसे दीपा सराय में कई सालों से पुलिस चौकी बनाने की तैयारी थी, योजना थी, लेकिन कुछ बदमाश और अपराधी चौकी बनाने से हमेशा रोक देते थे। असामाजिक तत्व चौकी बनने से रोकने के लिए सांप भी छोड़ दिया करते थे। इस वजह से काफी दिन तक पुलिस चौकी बनने का कार्य नहीं हो पाया। लेकिन हिंसा के बाद योगी की पुलिस ने संभल में काफी सख्ती दिखाई और उपद्रवी और शरारती जो तत्व हैं या अपराधी कह लीजिए, या तो शिकंजे में आ गए या तो भाग गए। वैसे भी योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते रहे हैं, अपराध बंद कर दो, या तो भाग जाओ या तो रहोगे, तो एक्शन तो होगा ही। अब देखिए, इसके बाद संभल की सबसे संवेदनशील जगह पर पुलिस चौकी बनकर तैयार है। अब आपको दिखाते हैं संभल के जो डीएम हैं और पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, यानी डीएम और एसपी साहब, दोनों क्या कह रहे हैं, सुनते हैं, सुनवाइए। यहाँ के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ के लोगों की मांग के कारण और सभी लोगों को थाने पर दूर न जाना पड़े और कोई छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो निकट निस्तारित हो जाए, इस क्रम में इस चौकी का निर्माण कराया गया। और जो रेगुलेटेड एरिया का हमारा बजट होता है उसमें से इस चौकी के निर्माण के लिए बजट दिया गया। यह भी बताना आवश्यक है कि उसमें बताया गया था कि जिन दंगाइयों के द्वारा जिन पत्थरों को फेंका गया पुलिस कर्मियों के ऊपर, जिनसे हम सब लोग चोटिल हुए थे, 28 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, उन्हीं पत्थरों से इस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा। उन 15 ट्रॉलियों का भी यूज है, तो पत्थरों का प्रयोग इस चौकी में किया गया है। आज यहाँ की लोकल बच्ची जो दीपा सराय की रहने वाली, उसके हाथों से इस चौकी का उद्घाटन कराया गया है। और अब बात, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष? चलिए चर्चा करते हैं। एक तरफ योगी और दूसरी तरफ पंकज चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। हम अभी और कुछ बताएंगे आगे, आप समझिएगा। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, आपके लिए खास ले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई है उसकी तस्वीरें हैं। तमाम आपको नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन रेस में कौन आगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। किसका नाम सबसे आगे चल रहा है और इसके अलावा कौन कौन इस लिस्ट में है, ये सब कुछ आगे आपको बताने हम जा रहे हैं। तो देखिए, लखनऊ की तस्वीर, राजधानी लखनऊ की तस्वीर दिखा रहे हैं। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज अहम बैठक हुई। बीजेपी के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। यह तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। इस रेस में अब आपको बता दें, इस रेस में पंकज चौधरी उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं और कांता कर्दम भी हैं और इनके समेत 4 नाम और भी आगे चल रहे हैं। चलिए, अब इस लिस्ट में कौन कौन शामिल हैं शुरू से नजर डाल लीजिए। तो बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कौन कौन है? यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे पहले आपको हम दिखा दें, जो आप नजर आ रहे हैं, पंकज चौधरी। 14 दिसंबर को दरअसल यूपी बीजेपी अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा। अब इसको लेकर 4 दिग्गज यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में है। कौन कौन? पंकज चौधरी इसमें है, महाराजगंज से वो लोकसभा सांसद हैं, मोदी सरकार में वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और पंकज चौधरी गोरखपुर के रहने वाले हैं। वो 7 बार से सांसद हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे वाले नेता माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर दौरे पर इनके घर गए थे। अब दूसरा किसका नाम है? पंकज चौधरी की हमने बात कर ली, आगे बढ़िए। दूसरा नाम है बीएल वर्मा का। बीएल वर्मा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में हैं, उनका नाम चल रहा है। उपभोक्ता और खाद्य विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ये राज्यसभा के सांसद भी हैं। लोध बिरादरी से आने वाले बीएल वर्मा बदायूं से आते हैं और पश्चिम यूपी और ओबीसी फैक्टर इनके पक्ष में जाता है। और तीसरा नाम कौन सा है? कांता कर्दम का। कांता कर्दम राज्यसभा के सांसद हैं और इनका भी नाम रेस में है। वो दलित बिरादरी से आती हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तेज तरार महिला नेत्री मानी जाती हैं और मूल रूप से हापुड़ से आती हैं, मतलब यहां की रहने वाली हैं। कांता करदम ने राजनीति मेरठ से शुरू की, पश्चिम और दलित फैक्टर की वजह से वो रेस में हैं। अब चौथा नाम बाबूराम निषाद का। ये दावेदार हैं बाबूराम निषाद, वो राज्यसभा के सांसद हैं, वो बुंदेलखंड के हमीरपुर से आते हैं। बाबूराम निषाद ओबीसी फैक्टर की वजह से भी एक विकल्प है। लेकिन ये तो हमने आपको आकलन बताए, जो अभी लिस्ट में जो सूत्र बता पा रहे हैं होगा वही, देखेंगे क्या होगा। लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं इसको लेकर, कौन क्या कह रहा है, जरा सुनते हैं। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं। उनके आगमन पर 1 बजे इन चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। कोई भी कार्यकर्ता इन चुनावों में नीचे से लेकर ऊपर तक सहभागी होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी का यही विशेष गुण है। यह पारिवारिक पार्टी नहीं है, आम जन की, आम कार्यकर्ताओं की और राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। इसी में यह लोकतांत्रिक चुनाव संभव होता है। कल से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो चुनावी प्रक्रिया है वह संपन्न होगी और उसके लिए पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री विनोद तावड़े जी आ रहे हैं। और जो चलिए आज भारत की बात बताता हूं मैं, इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आप दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूं कि ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और आभार।